हेलो डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैकेनिक्स फिजिक्स का एमसीक्यू कर लिया था 30 तक, और उसके बाद हम लोग 31 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है, यानी एक्सेलरेशन को निकालना होगा, ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए त्वरण जो है क्या फार्मूला होगा। ऑप्शन है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू यू प्लस वी टी, और ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, या ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। इसलिए करेक्ट आंसर आप यहाँ पे होगा जो ए है, यानी ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 31 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करी जाती है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। तो अगर करेक्ट आंसर आपने किया है सी तो बिल्कुल सही है। वेग और संवेग के अनुपात से क्या प्राप्त किया जाता है, तो मास प्राप्त किया जाता है। संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, और वेग क्या होता है, वी होता है। तो वी और वी कैंसिल हो गया, तो क्या ऑप्शन बचेगा, एम बचेगा, यानी मास बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन है ऊर्जा, रेखीय गति, कोणीय गति, या फिर बल। तो अगर करेक्ट आंसर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही है, कोणीय गति। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलन का कार्यकाल क्या होगा। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके बैठी हुई है, अगर वह खड़ी हो जाती है तो झूले के दोलन का जो आवर्तकाल है उसके क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपने किया है ए तो बिल्कुल सही है, यानी दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल टी इक्वल टू होता है 2π√L/g होता है। तो उसकी लंबाई घट जाएगी, जिसकी लंबाई बढ़ेगी, इससे कि आवर्तकाल भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जी ग्रेविटी इसके तो अपोजिट रिलेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक जो है घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाता है, तो उसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है ए, यानी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या फिर भार दोगुना हो जाएगा। किसी चलती हुई वस्तु के वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आपने ऑप्शन किया है सी तो बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा के इक्वल टू होता है हाफ mv²। mv² v का स्क्वायर है, अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो स्क्वायर करने पर वो 4 गुना हो जाएगी, यानी उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है जबकि भार स्थिर रहता है। परिवर्तन नहीं होता जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं या फिर दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन करिए कि पिंड के द्रव्यमान एवं भार में अंतर होता है क्योंकि। अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। मास किसी भी वस्तु का हमेशा सेम रहता है जबकि भार यानी वेट हमेशा चेंज होता रहता है। 38 किसी भी स्थिति पर किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह कथन किसका है।
या फिर यह नियम के संबंधित है तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम से। तो किसी भी वस्तु पर स्थिर में हो या फिर गतिशील में हो, वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन न ही होगा जब तक यहाँ पर कोई बाह्य बल न लगे। तो न्यूटन लॉ से संबंधित है। तो आपने अगर पहला किया है तो बिल्कुल सही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से संबंधित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या फिर शून्य होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो अगर ऑप्शन बी आपने किया है तो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम की बात हो रही है। तो चलिए करेक्ट आंसर करिए। मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, सी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर सी होगा, यानी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, बल की दिशा बराबर एवं विपरीत होना चाहिए। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि बल की दिशा बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होनी चाहिए। 41 क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? न्यूटन का प्रथम है नियम, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या फिर इनमें से कोई नहीं। जो क्रिया और प्रतिक्रिया जो विपरीत दिशा में लगता है, बराबर बल लगते हैं, तो वो न्यूटन के तीसरा यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम के, द्वितीय नियम के, तृतीय नियम के या फिर उपरोक्त सभी नियम से। तो अगर आपने जो है क्या हुआ है क्वेश्चन, अगर आपने सी आंसर किया है तो बिल्कुल सही है, न्यूटन के तृतीय नियम से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। न्यूटन के तृतीय नियम से जल में तैरने का कारण संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का या फिर गैलीलियो का? यह कथन जो है न्यूटन का है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बना रहता है, चाहे वो गति है तो गति की अवस्था में और विराम है तो विराम की अवस्था में। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? न्यूटन के पहले नियम से या गति के पहले दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? बल की परिभाषा किससे आती है? तो बल की परिभाषा गति के पहले नियम से ही आती है। बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, कुल भार कहते हैं या फिर अक्रियता कहते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, यानी जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या होती है? किसी भी वस्तु की टेंडेंसी होती है कि वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वह स्टेबल है तो स्टेबल रहना चाहती है, वह अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। नेक्स्ट है 46। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संयोग का संवेग का नियम? तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो 46 का बी है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से या फिर घोड़े द्वारा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से?
अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो सही है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से घोड़ा जो है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल से आगे बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलती हुई बस जब अचानक उस ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत से, न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, या फिर न्यूटन के तीसरे नियम से। तो अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो बिल्कुल सही है, ये न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट 49, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर, प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे? तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व है, द्रव्यमान का संरक्षण है, विश्राम जड़त्व है, या फिर गति का तीसरा नियम है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका हो जाती है। यह किसका है? ये विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि विश्राम जड़त्व में है रुका हुआ है, वो अचानक से जब मूव करता है तो गिर पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल की विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे बॉल कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे बॉल अधिक लगाने की आवश्यकता हो। तो अगर ऑप्शन ए किया है तो बिल्कुल आपको सही है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, और यह न्यूटन के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है, क्योंकि बॉल को आसानी से कैच किया जा सकता है, वो हाथ पे चोट भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, और भार और त्वरण। बल का गुणनफल यानी बल की परिभाषा F इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते ही होंगे, F इक्वल टू m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो करेक्ट आंसर अगर आपने यहाँ पे लगाया है बी तो बिल्कुल सही है, द्रव्यमान और त्वरण। जब कोई वस्तु चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा भार दोनों में कमी हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसकी स्थिति क्या रहती है? तो अगर आपने ऑप्शन किया है बी तो बिल्कुल सही है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी उसका वेट जो होता है वो घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, ग्रेविटी कम हो जाती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यानी पोल्स की ओर हम जाते हैं तो क्या होगा? जी का मान बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर वही रहेगा, या फिर 45 डिग्री अंश तक घटता है? अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है, पोल्स पर जी का मान मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो अगर पोल्स पर जाते हैं, ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होगा? तो शरीर का वजन यानी वेट क्या होगा? तो अगर आपने ऑप्शन किया है बी तो सही है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, यानी पोल्स पर अधिकतम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू पोल्स पर अधिकतम होती है। 56, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल जाता है? तो चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, और चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंड होता है। अगर आपने ऑप्शन सी किया है तो बिल्कुल सही है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 57 है, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? 20 जूल है,
200 जूल है, 91 जूल है या फिर 0 जूल है। 20 केजी के वजन के इनको ऊपर रखने को तो 57 का अगर आपने ऑप्शन किया है डी तो बिल्कुल सही है, 0 जूल चाहिए। मिट्टी की जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य करना होगा, तो 0 जूल कार्य करना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रह जाता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं करता है, या अधिकतम कार्य करता है। यह धक्का देता है परंतु उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है। तो 58 का ए होगा, कोई भी कार्य नहीं करता है। बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तभी कार्य माना जाता है फिजिक्स में हर कार्य को कार्य नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है 59। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, शक्ति संरक्षण हेतु या फिर स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। तो अगर करेक्ट आंसर आपने डी किया है तो बिल्कुल सही है, अपने अस्तित्व स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की ओर हो जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है और यह कार्य आश्चर्य है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर किया है ए तो बिल्कुल सही है, यह इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से हो करके जाती है, जिससे कारण ये नहीं गिरती है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया और इस पार्ट में भी मैंने थर्ड क्वेश्चन किया और इसका पार्ट नेक्स्ट में करूँगा। अभी मैं इतना ही, 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।